Hello guys, so what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Waheed, and today I am teaching you the next part of your syllabus, that is the ozone depletion. आपके syllabus में दिया हुआ है ozone depletion, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज और आपको दिया हुआ है पोल्यूशन। ठीक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये JKSSB के सिलेबस में भी है, याद रखना। ये JKSSB के सिलेबस में और बाकी जितने भी एग्जाम्स है JKSSB उनके सिलेबस में ये मेंशन दिया है। जो फाइनेंस वाला सिलेबस है उसमें ये दिया है साइंस वाले पोर्शन में, लेकिन बाकी जो सिलेबस है फॉर एग्जाम्पल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, उनका दिया है GS वाले पार्ट में, तो सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये केएस के लिए भी है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए भी, क्योंकि केएस में दिया गया है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट कंपोनेंट, तो ये वहां पर भी आपको हेल्प करेगा। इसलिए मैं इसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव से पढ़ाऊंगा, ना कि ऊपर ऊपर से। यह बात याद रखो, ये केएस वालों के लिए भी रहेगा और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए वालों के लिए रहेगा। ये पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं की, किसके लिए? असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, केस के लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। 2 दिन है आपके पास, रजिस्ट्रेशन कर लो और जो है मटेरियल उसमें आपको मिल जाएगा और प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल जाएगा। यह देख सकते हो आप यहाँ पर जो है आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा और शॉर्ट नोट्स फॉर फाइनेंस JSA का भी हम प्रोवाइड करेंगे, जो हमने बनाए हैं, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आपका केस और असिस्टेंट रजिस्ट्रार का कोर्स 1000 में मिल जाएगा। दोनों बैच में आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाओगे। फिर जो मर्जी है वो देख लो आप, ठीक है। इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। लास्ट वाला नंबर जो है 97, इस पे आप कांटेक्ट कर लेना। जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो आपको रेक्टिफाई किया जाएगा। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू WS Academy। मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इस लेक्चर सीरीज को WS Academy। यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर अभी तक WS Academy किसी ने डाउनलोड नहीं किया तो आप गूगल स्टोर पे जाकर WS Academy डाउनलोड करो। रही बात PDF की, अब आप बोल रहे सर ऐप पे PDF डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। अब आप PDF वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। आपको चैट बॉक्स में जाना है, वहाँ पर चैट बॉक्स होगा। चैट बॉक्स में आपको क्या करना है, JKSSB सर्च करना है, वहाँ पर JKSSB मिल जाएगा। JKSSB का जो चैट बॉक्स होगा वहाँ पर उस चैट बॉक्स में आपको PDF मिल जाएगा। ये तो हो गया। रही बात केस और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, उनको सर्च करना है। जो सर्च बॉक्स वहाँ पर जहाँ पर चैट होता है ना, चैट बॉक्स में सर्च करना है उनको KS और या असिस्टेंट रजिस्ट्रार क्रैश कोर्स, उस पर क्लिक करना है। फिर उसका चैट बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पर जो PDF है आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वो PDF JKSSB वाले डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि वो लॉक्ड हैं। वो सिर्फ जिन्हें रजिस्ट्रेशन की है वो केस का मटेरियल वहाँ पर ले सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट एक सेकंड रुको। हाँ, ये मेरे नोट्स हैं, आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से हमने इसको प्रोवाइड किया हुआ है। आज का टॉपिक जो हमारा है दैट इज ओजोन डिप्लीशन। हम डिटेल में पढ़ेंगे ओजोन डिप्लीशन, हमें कोई जल्दी नहीं है। वी विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट, ओजोन होता क्या है? सबसे पहले उसको O3 बोलते हैं, जिसको नाम दिया जाता है ओजोन। याद रखो इस पॉइंट को। ये नंबर फर्स्ट पॉइंट, ये क्या है? ये है गैस, ये एक नेचुरल गैस है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ओजोन जो है इसको कंसिडर किया जाता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के एलोट्रॉप्स, ठीक है। किसका एलोट्रॉप है? ऑक्सीजन का, सॉरी कार्बन का नहीं। कार्बन का जो है ग्रेफाइट एंड डायमंड होता है। लेकिन O3 जो है इसको ओजोन बोला जाता है, जो कि आपको पता है स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को प्रिवेंट करना, उनको ट्रैप कर लेना। ये किस लेयर में होता है? आपको बोलना सर ये स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। एक होता है ट्रोपोस्फीयर, दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फीयर में। दूसरी बात, ये किसका एलोट्रॉप है? आपको बोलना है ये एलोट्रॉप है ऑक्सीजन का। फाउंड इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ओजोन जो है, देखो ओजोन लेयर एक है जो स्ट्रेटोस्फीयर में है। दूसरा ओजोन गैस जो है ये डिफरेंट लेयर्स में है। मैं बताऊंगा आपको, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। फाउंड इन 2 डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के 2 लेयर्स में, जैसे अगर मैं एटमॉस्फेयर की लेयर बनाऊंगा, ये मैंने एटमॉस्फेयर बना लिया, ये मेरा डायग्राम हो गया। ये मैं ट्रोपोस्फीयर ऐसे बनाऊंगा, ये मैं स्ट्रेटोस्फीयर कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा इसको ट्रोपोस्फीयर, इसको लिखूंगा मैं स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर में भी ओजोन देखने को मिलेगा, स्ट्रेटोस्फीयर में भी ओजोन लेयर देखने को मिलेगी। अब आप बोलोगे सर ट्रोपोस्फीयर में जो ओजोन है इसको क्या बोला जाता है, और जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन है ये क्या होते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन होता है ये इन द फॉर्म ओजोन लेयर होती है, जो कि क्या करता है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं उनको ट्रैप कर लेता है, उनको अर्थ पे आने नहीं देता है। दैट मीन्स ये जो होता है ये
आप ये बोल सकते हो ये एक ऐसा ये हार्मलेस होता है। ठीक है, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला ओजोन जो होता है ये हेल्पफुल होता है, क्योंकि सॉरी हेल्पफुल होता है, हार्मलेस नहीं, ये हेल्पफुल होता है। क्यों हेल्पफुल होता है? क्योंकि ये ओजोन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ट्रैप कर लेता है। अब क्वेश्चन है सर जो ट्रोपोस्फीयर में ओजोन है ये क्या है, फिर ये ओजोन गैस है क्या, फिर यही हम जानेंगे आगे। मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। अब देखो यहाँ पर इन ट्रोपोस्फेयर ओजोन इज बैड, बैड ओजोन बोला जाता है अगर ट्रोपोस्फेयर में, मतलब पहली वाली लेयर में अगर ट्रोपोस्फेयर में ओजोन है, O3 है, आप बोलोगे ये अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? वाई? बिकॉज इट डर्ट्स द एयर एंड हेल्प्स टू फॉर्म स्मोक, क्योंकि ये एयर के साथ मिल जाता है। ठीक है, उससे क्या हो जाता है, फॉर्मेशन होती है किसकी, स्मॉग की फॉर्मेशन होती है। स्मोक प्लस फॉग होता है, स्मॉग विच इज़ नॉट गुड टू ब्रीथ, जिसको हम ब्रीथ नहीं कर सकते हैं, जो कि ब्रीदिंग के लिए ठीक नहीं है। ये आपको याद रखना है। मैंने बोला दो डिफरेंट लेयर्स में ओजोन है, एक है ट्रोपोस्फीयर में, एक है स्ट्रेटोस्फीयर में। जो ट्रोपोस्फीयर वाला ये बैड ओजोन माना जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है, क्या बनाता है आपको बोलना है, स्मॉग बनाता है, स्मोक बनाता है, और ये जो होता है ब्रीदिंग के लिए ठीक नहीं है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, ये अच्छा होता है, ये गुड होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, क्योंकि ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ट्रैप करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस इस लेयर में ओजोन है, कौन सा हार्मफुल ओजोन है और कौन सा जो है बैड ओजोन है। ठीक है, उसके बाद वाई ओजोन इज इंपॉर्टेंट, ओजोन इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पर, इट हेल्प्स इन, बिल्कुल मैंने आसान भाषा में नोट्स को लिखा है जो आप याद रख सकते हो टिप्स पे। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ म्यूटेशन एंड हार्म टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये किस में हेल्प करता है? क्योंकि जो हम क्या करते हैं, ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ट्रैप करता है। जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ट्रैप कर लेता है, हार्मफुल रेडिएशन जो होती है, जिससे क्या होता है, जो रिस्क ऑफ म्यूटेशन जो होता है वो रिड्यूस कर सकते हैं हम, और प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हम प्लांट्स और एनिमल लाइफ जो है इससे प्रिवेंट हो सकता है। अदरवाइज अगर ये लेयर नहीं होती तो क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वो अर्थ के ऊपर आ जाता और उससे क्या हो जाता है, उससे प्लांट्स और एनिमल्स की भी डेथ होती है, और यहाँ पर क्या होता है, म्यूटेशन देखने को मिलता है। तो दैट मीन्स ओजोन का होना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंस है ओजोन की। लेकिन क्वेश्चन जनरेट होता है कि सर ये ओजोन डिप्लीशन है क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओजोन डिप्लीशन, राइट? द रेट एट विच ओजोन इज बीइंग डिस्ट्रॉयड इज मच फास्टर देन द रेट एट विच इट इज बीइंग फॉर्मड। बोला जाता है जिस हिसाब से ओजोन फॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, और ओजोन का क्या होना, ओजोन का क्या होना, डिस्ट्रॉय होना, बोला जाता है ओजोन जल्दी डिस्ट्रॉय होता है एज कंपेयर टू इसके फॉर्मेशन से। आ रही बात समझ? तो ये हमने देखा है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज द एटमॉस्फेयर ओवर द इंटार्क्टिका। इंटार्क्टिका में ओजोन डिप्लीशन देखने को मिला। ये क्या है? ये एक्चुअली ओजोन होल होता है। ओजोन डिप्लीशन का मतलब ये भी बोल सकते हो, ओजोन जो होता है इसकी लेयर अगर इतनी है, इसकी लेयर थिक हो जाती है, ठीक है, लेयर का थिक होना, इसको भी आप बोल सकते हो ओजोन डिप्लीशन। ओजोन होल बन जाता है जिसके जरिए से फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती है पास हो जाती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ओजोन डिप्लीशन कहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको बोलना है जैसे मैं अर्थ बनाता हूँ, हमें पता है डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है, तो इंटार्क्टिका एक कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर साउदर्न पोल के साइड में, साउदर्न हेमिस्फीयर वहाँ पर देखने को मिला 1985 में ओजोन डिप्लीशन। याद रखना डिप्लीशन का मतलब ओजोन लेयर का थिन होना। लेकिन क्वेश्चन है सर ये ओजोन लेयर तो डिप्लीट होता है, ओजोन लेयर तो ब्रेक होती है, ओजोन लेयर तो थिन होती है, ये पतला तो बन जाता है, लेकिन सर कैसे, कहाँ से होता है, क्या होता है? इसके लिए आपको बोलना है इसके सोर्स जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हम रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करते हैं, एसीज हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है। ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और ये क्या करता है, ये ओजोन को डिप्लीट करता है, ब्रेक डाउन करता है। बोला जाता है कि एक क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या करता है, थाउजेंड्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है। याद रखना एक क्लोरीन मॉलिक्यूल ये ब्रेक करता है ओजोन मॉलिक्यूल्स को, लार्ज नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है। फिर खुद अंदाजा लगाओ कि कितना ये डेंजरस है ओजोन के लिए। दूसरा होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। क्वेश्चन ये पूछा जाता है सोर्सेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन, आपको पता होना चाहिए। CFC हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है। CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। ये यूपीएस में पूछा गया था कि ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल, आपको बोलना है वो है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी, और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इस टाइप के क्वेश्चन JK SSB में पूछा जाता है।
या स्टैंडर्ड में पूछा जाएगा। लेकिन क्वेश्चन है सर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या है, ये किसका बना है? अगर आप देखोगे क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन का ही बना हुआ है। वायर क्लोरोफ्लोरिन कार्बन इज यूज्ड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज कहाँ पर किया जाता है? यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स क्या यूज किया जाता है? प्रोपेलेंट्स इन एरोसॉल स्प्रे, जो एरोसॉल स्प्रे होता है इसमें एज ए प्रोपेलेंट का काम करता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे फोमिंग एजेंट्स इन प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग फोमिंग हम करते हैं प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में, वहां पर एज ए फोम का यूज किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को। फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स, जो फायर एक्सटिंग्विश हम करते हैं उसमें यूज किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मतलब जहां पर भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है वहां से क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है और जिसकी वजह से क्या होता है? ओजोन डिप्लीट होता है। सॉल्वेंट्स फॉर क्लीनिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड मेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है, हम ऐसे सॉल्वेंट्स का यूज किया जाता है जिससे क्या कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनको क्या करने के लिए? क्लीन करने के लिए। फॉर फ्रीजिंग फ्लड्स को फ्रीज, सॉरी फूड को फ्रीज करना, फ्लड्स नहीं, फूड को फ्रीज करना। अगर आप रेफ्रिजरेटर्स आपने देखा होगा, फ्रिज जिसको बोलते हैं, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखने को मिल रहा है जिससे हम क्या करते हैं? फूड को फ्रीज कर पाते हैं, जो स्मेल से बच जाता है वो हम उसमें करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का किन किन लोकेशन पे यूज होता है, किस किस चीज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखने को मिल रहा है। वाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज्ड, क्यों क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को यूज किया जाता है? क्वेश्चन जनरेट होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैज वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज लाइक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इसलिए यूज किया जाता है कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसके जरिए से इसको यूज किया जाता है। ये नॉन कोरोसिव होता है, इसमें कोई भी, इसकी वजह से कोई भी कोरोजन नहीं होता है। अगर यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपके फ्रिज में आप कोई बर्तन रखते हो, वहां पर कोई मेटल का बर्तन आपने रखा वहां पर या स्टील का, उससे कोई भी कोरोजन देखने को नहीं मिलेगा। नॉन इन्फ्लेमेटरी, कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, सॉरी फ्लेम नहीं होता है इसका, इसके साथ, ठीक है, कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। उसके बाद लो टॉक्सिसिटी, अगर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन फूड में भी आता है तो ये टॉक्सिक नहीं होता है और केमिकली ये स्टेबल होता है, इसीलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही रेफ्रिजरेटर्स में यूज किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन जनरेट होता है हाउ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कैन बी रिमूव फ्रॉम एटमॉस्फेयर। लेकिन अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज होता है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जिसकी वजह से जो ओजोन होता है किसमें? स्ट्रेटोस्फीयर में, वो क्या होता है? वो डिप्लीट होता है। लेकिन फिर मसला है ना कि एटमॉस्फेयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नहीं होने चाहिए। फिर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं, हम बताएंगे आपको कैसे रिमूव करेंगे। वी विल रिमूव क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम एटमॉस्फेयर बाय ए यूजुअल cannot be eliminated from atmosphere by the usual scavenging process like photo dissociation, ठीक है, रेन आउट एंड ऑक्साइड्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हम रिमूव नहीं कर पाते हैं, किससे? सॉरी यहाँ पर होना चाहिए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हम, एक सेकंड, हाँ ठहरो एक सेकंड, कहाँ था मैं, ये हो गया, इसको हो गया, इसको हो गया, इसको रिमूव। क्लोरो जैसे बाकी, जैसे अनलाइक अदर केमिकल जैसे बाकी केमिकल्स होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हम एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं बाय यूजुअल स्कैवेंजिंग के जरिए से, स्कैवेंजिंग प्रोसेस के जरिए से हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रिमूव नहीं कर पाते हैं। लाइक फोटो डेसोसिएशन की बात करेंगे, मतलब फोटो लाइट का यूज़ किया जाता है, फिर डेसोसिएशन की जाती है, रेन आउट या ऑक्सीडेशन की वजह से हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रिमूव नहीं कर पाते, जैसे कि बाकी जितने भी बाकी केमिकल्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को नहीं किया जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है लाइफ टाइम ऑफ क्लोरोफिल एटमॉस्फेयर, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर में CFCs है, ठीक है, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनका लाइफ टाइम कितने कब तक ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन 40 to 150 ईयर्स, ठीक है, जो 40 to 150 ईयर्स तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मूव अपवर्ड्स बाय रैंडम डिफ्यूजन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ चले जाते हैं? आपको बोलना है ये अपवर्ड चला जाता है डिफ्यूजन के जरिए से। मैंने आपको बोला था गैसेस एक्सचेंज, डिफ्यूजन होता है, ठीक है, फ्रॉम द ट्रोपोस्फेयर टू द स्ट्रेटोस्फेयर। कहाँ पर? ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर। मतलब अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ट्रोपोस्फेयर में हैं, ठीक है, मैंने लेयर बनाई थी ना अभी, ये ट्रोपोस्फेयर की लेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, चलो मान लिया। लेकिन ये डिप्लीट किसको करता है? ओजोन को। ओजोन कहाँ पर है? ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में। तो दैट मीन्स ये कहाँ पर चला जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में चला जाता है। और कितना टाइम लगता है इसको? बहुत टाइम लगता है। और ये जो होता है फिर कहाँ चला जाता है? अपवर्ड चला जाता है डिफ्यूजन के जरिए से, और कहाँ पर पहुंच जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। आ रही बात समझ? उसके बाद हाउ
इट escaped, ये कैसे escape करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स enter into the atmosphere by gradual evaporation from their sources. जब ये evaporation होता है, जिन बिन sources से ये निकलते हैं, जब उसका evaporation होता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं एटमॉस्फेयर में एंटर होता है. escaped from discarded refrigerators, अगर रेफ्रिजरेटर्स ख़राब होते हैं या आप खिड़की यूज़ जो उसका ख़राब होती है या जहाँ पर भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ करते हैं तो वहाँ से भी रिलीज हो सकता है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर थर्मली स्टेबल, ये थर्मली स्टेबल होता है. अभी मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी बताई थी. एंड कैन सर्वाइव इन द ट्रोपोस्फीयर, ये ट्रोपोस्फीयर में आराम से सर्वाइव करता है क्योंकि ट्रोपोस्फीयर में हीट ज़्यादा होती है. ठीक है, ट्रोपोस्फीयर ये थर्मली स्टेबल होता है तो ट्रोपोस्फीयर में सर्वाइव कर पाता है. बट इन स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, दे आर एस्केप टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. ठीक है, ये क्या कर, ये एक्सपोज, लेकिन ये क्या करते हैं, ये एक्सपोज हो जाते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के साथ. आई होप यहाँ पर ये बात आपको समझ आएगी. जो जो एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा मैं बताऊंगा. द डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज कैटालिटिक, ये कैटालिटिक एक प्रोसेस है जिससे हम बोल सकते हैं कि ओजोन का डिप्लीट होना इज ए कैटालिटिक. ए सिंगल क्लोरीन एटम, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी एग्जाम में, यही तो मैंने अभी पहले रिपीट किया था. ए सिंगल क्लोरीन एटम डिस्ट्रॉयज थाउजेंड्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स. याद रखना एक सिंगल क्लोरीन अगर होता है और 1000 ओजोन मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक सिंगल क्लोरीन मॉलिक्यूल खत्म करता है 1000 ओजोन मॉलिक्यूल्स को. बिफोर, एक सेकेंड, बिफोर इनकाउंटरिंग, एक सेकेंड इनकाउंटरिंग, हाँ ये है, ये PDF. बिफोर इनकाउंटरिंग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंपाउंड्स. ठीक है, अगर क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है सपोज, ठीक है, यहाँ से क्या निकलता है तो क्या होता है, ये क्लोरीन क्या करता है, ये इंटरेक्ट करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है थाउजेंड्स ऑफ क्लोरीन ओजोन मॉलिक्यूल्स को. कौन? क्लोरीन. उसके बाद अगर इसको कुछ करना होता है फिर फ्लोरीन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन की बारी आती है, बट सबसे पहले ये इनकाउंटर करता है ओजोन को, ओजोन को, और ब्रेक करता है ओजोन मॉलिक्यूल्स को. व्हाट शुड बी सबस्टिट्यूट टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन. फिर क्वेश्चन राइज होता है, सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बदले फिर हमें क्या यूज़ करना है, क्योंकि अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो ओजोन होता है उसकी डिप्लीशन होती है, फिर किसका यूज़ करना चाहिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन है. सबसे पहले याद रखेंगे द सबस्टिट्यूट फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन शुड बी सेफ, लो कॉस्ट एंड इंक्रीज्ड एनर्जी एफिशिएंसी. जो भी सबस्टिट्यूट हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए यूज़ करेंगे वो क्या होना चाहिए, वो सेफ होना चाहिए, लो कॉस्ट का होना चाहिए, उसका कॉस्ट कम होना चाहिए और उसकी एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए. उसके बाद इफेक्टिव रेफ्रिजरेटर्स विथ लो ओजोन लेयर डिप्लीशन पोटेंशियल एंड लो GWP. याद रखना किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो मैंने अभी बताया था आपको, एक सेकेंड रुको मैं आपको दिखाता हूँ. हाँ, तो मैंने बोला कौन कौन सा यहाँ पर व्हाट शुड बी द, याद रखना व्हाट शुड बी द सबस्टिट्यूट फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बदले क्या सबस्टिट्यूट होना चाहिए. अगर किसी भी चीज़ का यूज़ करते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बदले ऐसा क्या होना चाहिए. द सबस्टिट्यूट फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन शुड बी सेफ, एक सेफ होना चाहिए वो चीज़, कॉस्ट उसका कम होना चाहिए और उसकी एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए. उसके बाद जो भी आप रेफ्रिजरेंट्स यूज़ करोगे वो इफेक्टिव होना चाहिए. इफेक्टिव रेफ्रिजरेंट्स जिनका लो ओजोन लेयर डिप्लीशन पोटेंशियल होना चाहिए और लो GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होना चाहिए, लो होना चाहिए जो रेफ्रिजरेंट्स आप यूज़ करते हो. उसके बाद जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड से हम कल करेंगे. अभी जो मैंने आपको बताया वो मैं सोर्सेज बता रहा था, ओजोन डिप्लीशन के सोर्सेज क्या क्या है. तो आपने क्या बोला सर, उसके तो सोर्सेज बहुत सारे हैं, जैसा कि आपने बताया सर उसका सोर्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन डिप्लीशन होता है. अभी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की हम बात करेंगे और पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स की हम कल बात करेंगे. अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि ओजोन डिप्लीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, वहाँ पर ऑप्शन ए होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ऑप्शन सी पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, आपको ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो, आपका ऑल ऑफ द एबो करना है. JK SSB इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, ये आपको याद रखना है. नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स UPSC में पूछा गया था, तो याद रखना है. इसको आगे हम करेंगे कल इंशाल्लाह. आई होप आपको ये समझ आएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करो WS Academy. थैंक यू सो मच.